क्या सेफ्टी ग्रिल के बिना भी आपको ओसी मिल जाएगा? आखिर ऐसा कौन-सा प्रोजेक्ट है जहाँ पर निवेश किया जाए? तो जो पहले 12 माले का, 15 माले का बिल्डिंग बनता था, आज वहाँ आसानी से 30, 35, 40, 50 माले की बिल्डिंग बन रही है कि रेरा में जाते हैं तो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड तो ऑलरेडी 0 लिखा हुआ है। जो डीपी प्लान पे रोड दिख रहे हैं, उसे ग्राउंड पे उतारना भी होगा। आपको ये देखना है कि क्या उसके पास्ट प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर हुए हैं कि नहीं, ये देखना क्यों ज़रूरी है? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये है सवाल जवाब का एपिसोड जहां पर होते हैं आपके सवाल और सौदा घर के जवाब। आज हमने कोशिश की है कि सवाल जवाब को आउटडोर शूट किया जाए। तो आप लोगों को अगर ये प्रयास पसंद आए तो कमेंट में बता सकते हैं। कोशिश रहेगी आने वाली वीडियोज में भी कुछ ऐसे प्रयास किए जाएं और ऐसे सवाल जो किसी प्रोजेक्ट को लेके है उस साइड तक पहुंच के आपका जवाब दिया जाए, ऐसी कोशिश रहेगी। और इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक बार चेक किया जाए कि आउटडोर क्या सवाल जवाब किया जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। अमित जैन जी हैं, इन्होंने लिखा है, वी हैव परचेज्ड ए फ्लैट इन ए हाई राइज बिल्डिंग वेयर द डेवलपर इज नॉट प्रोवाइडिंग सेफ्टी ग्रिल्स फॉर द विंडोज इन एनी ऑफ द फ्लैट्स, रेजिंग सिग्निफिकेंट सेफ्टी कंसर्न फॉर अस, विल रेरा ग्रांट ए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट टू द प्रोजेक्ट अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस। अमित जैन जी, आपको बता दें, पहली चीज, रेरा ओसी ग्रांट नहीं करता है। जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है वो लोकल अथॉरिटी का काम होता है। अगर प्रोजेक्ट पीएमआरडीए में है तो पीएमआरडीए जो है इशू करेगा, पीएमसी करेगा या फिर पीसीएमसी करेगा। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात रहेगी कि यह प्रोजेक्ट किस जो है अथॉरिटीज के अंतर्गत है। अब बात आती है कि क्या सेफ्टी ग्रिल के बिना भी आपको ओसी मिल जाएगा, भोगवटा पत्र मिल जाएगा? तो देखिए, समझने वाली बात यह है, अगर सैंक्शनिंग डेवलपर ने उसी हिसाब से ली हुई है तो बिल्कुल उसको ओसी मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज, जो इनके सेफ्टी कंसर्न्स है, अगर उसके हिसाब से ओके है तो उसके लिए भी कोई समस्या नहीं होगी और ओसी ग्रांट कर दिया जाएगा। दूसरी चीज आप समझिए, इतने छोटे और माइन्यूट चीजों को तो जो है एक तरीके से नजरअंदाज ही कर दिया जाता है। यानी कि मैं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑक्यूपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो अथॉरिटीज है वो इतना डीप डाउन नहीं जाती है, क्योंकि ऐसे तमाम प्रोजेक्ट आप पास्ट में देख सकते हैं जिनको ओसी मिला हुआ है और जहां पर सेफ्टी ग्रिल्स मौजूद नहीं है। तो अगर आपको कमिट किया गया था, आपके एग्रीमेंट में है, तो आप इसके लिए फाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्रीमेंट में ये लिख के नहीं दिया गया है या फिर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो फिर आपको इससे काम चलाना पड़ेगा। और हो सकता है कि अगर उनके सेफ्टी नॉर्म में आ रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और ओसी जो है ग्रांट कर दिया जाएगा। बाद में आप उस सेफ्टी ग्रिल को अपने हिसाब से इंस्टॉल करा सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नावेद अख्तर जी हैं, इन्होंने लिखा है, प्लीज सजेस्ट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू प्रोजेक्ट। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, हर कोई जो है इस सवाल के लिए जो है कमेंट करते रहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जहां पर निवेश किया जाए। देखिए, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है, हर किसी का बजट अलग है, हर किसी के सोचने का तरीका अलग है। कोई पहले रहना चाहता है, बाद में उसे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यूज करना चाहता है। कोई पहले उसे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यूज करके और बाद में वहां पे शिफ्ट होने का प्लान करता है। कोई बच्चों के लिए खरीदता है तो कोई सोचता है चलो उसमें रेंटल इनकम हो जाएंगे, और कई लोग ये सोचते हैं कि कुछ दिन रख के पोजीशन आ जाएगा तो उसे बेच देंगे, हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी जो बायर है वो अलग-अलग तरीके का हो सकता है, सेल्फ यूज पर्पज से भी लिया जा सकता है। लेकिन जब भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले सोचना चाहिए कि आप एक एंड यूजर हैं। आप ही उस फ्लैट को यूज करने वाले हैं, और अगर इस नजरिए के साथ आप मार्केट में जाएंगे तो आपका बाइंग डिसीजन काफी हद तक सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि देखिए, अगर किसी प्रोजेक्ट पे अच्छी कनेक्टिविटी है, वहां पर लिवेबल एरिया है, आसपास स्कूल है, आसपास मार्केट डेवलप हुआ है, तो ऐसी जगह पे कौन नहीं रहना चाहेगा? क्योंकि एंड ऑफ द डे, अगर आप उसे बेचने के लिए जाएंगे, अगर आप उसे रेंट पे देने जाएंगे, तो हर एक इंसान जो उसे यूज करने वाला है, चाहे वो टेनेंट हो, चाहे वो खरीदने वाला खरीदार हो बाद में, तो वो तो यही देखेगा ना, क्या ये प्रोजेक्ट से रोड कनेक्टेड है कि नहीं है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चीजें हैं, जैसे मेट्रो हुआ या फिर कोई हाईवे हुआ, वो पास में है कि नहीं है, रेलवे स्टेशन कितनी दूर पे है, एयरपोर्ट कितनी दूर पे है, डेवलपर किस किस तरीके का है, यानी उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। अब आदमी कई बार ये भी सोचते हैं कि रेरा में जाते हैं तो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड तो ऑलरेडी 0 लिखा हुआ है, यानी कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है। इसके पीछे का कारण ये होता है कि जितने भी डेवलपर नए प्रोजेक्ट बनाते हैं, अधिकांशतः यह देखने में आया है कि वहाँ पे वो नए फर्म जो है बनाते हैं। अब नया फर्म यानी कि नए पार्टनर होंगे, नया लैंड ओनर होगा, जिसके चलते वहाँ पे आपको पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड 0 दिखता है। तो आपको सिर्फ उस डेवलपर का ब्रांड नेम नहीं चेक करना है, उस फर्म को देखना है उसमें कौन-कौन से डायरेक्टर हैं, कौन लैंड ओनर है, क्या कोई डायरेक्टर, कोई लैंड ओनर ऐसा तो नहीं है जो पहले डिफ़ॉल्ट कर चुका हो, तो उससे बचे।
अगर लगातार किसी डेवलपर का जो पोजीशन है वो डिले हो रहा है तो उससे भी बचे। क्यों बचे? क्योंकि देखिए, अगर किसी डेवलपर के लगातार 3-4 प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि वो एक जगह का पैसा कहीं न कहीं दूसरे प्रोजेक्ट में रूट ज़रूर करेगा। लोग कहेंगे अभी तो रेरा है, 70-30 का रूल है, एस्क्रो अकाउंट है, ये कैसे होगा? सब कुछ होता है। पास्ट में ये भी देखने में आया है कि एक ही एस्क्रो अकाउंट तमाम प्रोजेक्ट में जो है लिस्ट कर दिए गए थे, सारा पैसा उसमें आ रहा था और चीज़ें होती, यानी कि लूप होल हर जगह मौजूद है। आप इसके भरोसे मत रहिए कि रेरा नंबर आ गया, एस्क्रो अकाउंट कहता है, ये कहता है तो सब कुछ सही होगा, नहीं। आपको अपना रिसर्च थॉरो खुद से करना है। यानी कि आपको ये देखना है कि क्या उसके पास्ट प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर हुए हैं कि नहीं, ये देखना क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए अगर उसके पोज़ीशन डिले हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो मटेरियल यूज़ होने वाला है, वो रियल टाइम पे परचेज़ करना होगा। अगर उसे रियल टाइम पे परचेज़ कर रहे हैं, तो रियल टाइम का प्राइस भी लगेगा। जबकि जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था काफ़ी पहले, तब तो ये प्रोजेक्शन नहीं था कि ये प्रोजेक्ट डिले होगा। जब तक वो कंप्लीट होगा तब तक का उन्होंने प्राइसिंग जो एस्केलेशन है वो तो कंसीडर कर लिया था। लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट 1 साल, 1.5 साल, 2 साल डिले हो रहा है, यानी वहाँ पे आपका एल्यूमीनियम के चार्जेज़ बढ़ चुके होंगे, पेंट के चार्जेज़ बढ़ चुके होंगे, सीमेंट के चार्जेज़ बढ़ चुके होंगे, स्टील के चार्जेज़ बढ़ चुके होंगे, लेबर कॉस्ट हो सकता है बढ़ चुका हो। तो कहीं न कहीं ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि डिले होने से सिर्फ़ 1 साल का नुकसान नहीं है, डिले होने से जो यूज़ होने वाले मटेरियल है उसकी क्वालिटी भी हो सकती है काफ़ी हद तक गिर जाए और हो नहीं सकती, होगा ही। क्योंकि डिले हो रहा है, तो मटेरियल सब कुछ आप लेके प्रोक्योर नहीं कर सकते। सीमेंट आप रख के 1 साल उसको नहीं रख सकते हैं। आप स्टील लेके डंप नहीं कर सकते। कुछ हद तक कुछ चीज़ें जो है आप डंप कर सकते हैं, लेकिन आप क्या पेंट लेके डंप कर पाएँगे? क्या एल्यूमीनियम विंडो जो लगने वाली है उसको आप लेके बना के रख पाएँगे बाहर कहीं? वो तो सब बेकार हो जाएगा। यानी वो रियल टाइम ही परचेज़ की जाती है या बनाई जाती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, यानी कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, जितने भी पार्टनर, डायरेक्टर्स हैं उसमें वो भी देखिए वो कभी पीछे डिफ़ॉल्ट तो नहीं किए हुए हैं और उनके प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली डिलीवर हो रहे हों। इसके साथ ही आप ना साथ ही साथ आप एक-एक स्पेस को जो है इस हिसाब से सोचिए कि आप ही एंड यूज़र हैं। तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाएँगे। आप सोचेंगे नहीं यार दूर है, सस्ता मिल रहा है, ले लो, थोड़ा कम रेंट आएगा चलेगा, बाद में बेच देंगे, थोड़ा कम ही पैसा मिलेगा चलेगा, तो फिर आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि वहाँ पे भी आप जाके 50-60 लाख रुपए लगाएँगे ना, अगर आपको सही लोकेशन पे सही चीज़ मिल रही है और उसके लिए आपको 10-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी देने पड़ रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा हिचकिचाहट आपके लिए नहीं होनी चाहिए। ये बात का ज़रूर ध्यान रखिए और तभी निवेश करिए, आपको सही प्रोजेक्ट का चुनाव मिल जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रुचि पाटिल जी हैं, इन्होंने लिखा है, हाउ टू क्लेम ए फुल रिफंड लीगली। अब यहाँ पे चर्चा हो रही है कि कैसे फुल रिफंड लीगली जो है लिया जाए। देखिए, फुल रिफंड आप कब ले पाएँगे? अगर मान लीजिए आपने अलॉटमेंट लेटर ले लिया है, तो अलॉटमेंट लेटर में आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या वो आपको ये चीज़ लिख के दे रहा है कि जो मॉडल अलॉटमेंट लेटर जैसा है, उसी हिसाब से? क्योंकि देखिए, अगर आप 15 दिन के अंदर जो है कैंसल करते हैं अलॉटमेंट लेटर मिलने के, तो आपको आसानी से रिफंड पूरा मिल जाएगा। उसके बाद जो पूरा चार्ट है वो स्क्रीन पे दिखा देते हैं, लगातार इस पे हमने वीडियो बनाया हुआ है। अब कई लोग कहेंगे मान लीजिए हमने एग्रीमेंट एग्ज़ीक्यूट कर लिया है, उस केस में क्या होगा? देखिए अगर आपने एग्रीमेंट एग्ज़ीक्यूट कर लिया है, तो इस केस में अगर डेवलपर डिफ़ॉल्ट कर रहा है, पोज़ीशन उसका क्रॉस हो रहा है, उस केस में जो है आप फुल रिफंड विद इंटरेस्ट जो है एक तरीके से क्लेम कर सकते हैं। और ये होता है कई बार ऐसा होता है कि बिल्डिंग मान लीजिए 15 माले की है और अभी 5 माले का ही काम हुआ है, जबकि पोज़ीशन आने में सिर्फ़ साल भर बचे हुए हैं। तो आप ये सोचेंगे कि यार साल ही भर बचा है, तो ये तो अब कंप्लीट नहीं कर सकता। तो आप उसके लिए कंप्लेन नहीं कर पाएँगे जब तक कि जो आपके एग्रीमेंट में मेंशन डेट है वो क्रॉस ना हो जाए। कई बार लोग इसको भी लेके काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हैं कि जो हमारे प्रोजेक्ट में डेट लिखा हुआ है और जो हमारे एग्रीमेंट में डेट लिखा हुआ है, ये दोनों चीज़ें जो है हम किसको कंसीडर करें? क्योंकि महारेरा पे जो पेज पे डेट है वो तो लगातार चेंज हो रहा है। तो जो महारेरा पे डेट चेंज हो रहा है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपके एग्रीमेंट में जो डेट लिखा हुआ है वो फाइनल डेट है। अगर वो क्रॉस हो रहा है और उसके लिए वैलिड रीज़न नहीं है, फोर्स मेजर क्लॉज़ नहीं है या एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, तो आप क्लेम जो है कर सकते हैं अपने रिफंड के लिए विद इंटरेस्ट। तो इस बातों का ध्यान रखिए। फिर भी कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख के बता दीजिए या फिर क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके ज़रिए आप अपनी समस्या हम तक पहुँचा सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आदित्य जी ये लिख रहे हैं, सर डज़ ट्रैफिक इश्यू क्रिएटेड ड्यू टू हाई एफएसआई? देखिए, जो नया यूडीसीपीआर आया है इसके चलते क्या हो रहा है, यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रूल, इसके ज़रिए डेवलपर ज़्यादा एफएसआई यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। चाहे वो प्रीमियम एफएसआई हो, चाहे वो एंसिलरी एफएसआई हो या फिर किसी अलग तरीके का एफएसआई हो। अब ये अलग-अलग तरह की एफएसआई अगर यूटिलाइज़ हो रही है,
तो जो पहले 12 माले का 15 माले का बिल्डिंग बनता था, आज वहाँ आसानी से 30, 35, 40, 50 माले की बिल्डिंग बन रही है, यानी कि कंजेशन बढ़ रहा है। ये कारण तो ज़रूर है, लेकिन ये सबसे बड़ा कारण नहीं है ट्रैफ़िक के लिए। ट्रैफ़िक के लिए इससे भी बड़ा कारण क्या है? इससे भी बड़ा कारण है नैरो रोड, उसपे पॉटहोल्स, प्रॉपर जंक्शंस पे जो ट्रैफ़िक पुलिस है उनका डिप्लॉय ना होना। और काफ़ी हद तक हम लोग कॉमन सेंस भी यूज़ नहीं करते हैं। हमें रास्ता मिला नहीं कि हम सोचते हैं कि चलिए हम लोग एंटर कर जाएँ। यह भी एक सबसे बड़ा कारण बन जाता है जो आपको ट्रैफ़िक में सिचुएशन में वर्स होता है। आप देखिए कहीं भी आप रेड लाइट पे जाएँगे, कोई भी जो है कॉमन सेंस यूज़ करना नहीं चाहता, ये एक बड़ा कारण है। साथ ही साथ जो रोड आपको डीपी प्लान पे दिख रहा है, अगर वो ग्राउंड पे ही नहीं दिखेंगे, उसे बनाए नहीं जाएँगे, उसे वाइड नहीं किया जाएगा, तो ट्रैफ़िक की सिचुएशन सॉल्व नहीं होने वाली। तमाम ऐसे फ्लाईओवर हैं, तमाम ऐसे ब्रिजेज़ हैं जो अभी भी इनकम्प्लीट है और पीछे हमने वीडियोज़ भी बनाया हुआ था, 300 से ज़्यादा मिसिंग लिंक सिर्फ पीएमसी में ही मौजूद है। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत 300 ऐसे रोड हैं जो आधे अधूरे बने हुए हैं या फिर वो पूरे के पूरे बन चुके हैं लेकिन कहीं छोटे पैच पे जो है कंप्लीट ना होने की वजह से किसी भी रोड से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अगर इस तरीके से कनेक्टिविटी रहेगी, इस तरीके से रोड रहेंगे, इस तरीके से रोड को आप वाइड नहीं करेंगे, तो फिर ट्रैफिक की सिचुएशन होने वाली है। कहीं न कहीं यूडीसीपीआर एक अच्छी पहल है, क्योंकि एक तरीके से अगर आप देखें, चाहे वो सीवर लाइन हो, चाहे ड्रिंकिंग लाइन हो, चाहे सिक्योरिटी की बात कर लीजिए, ये जो है आप हॉरिज़ॉन्टल ग्रोथ में दूर तक नहीं पहुँचा पा रहे क्योंकि जो प्राइम लोकेशन है, वहाँ की समस्या आप नहीं सुलझा पा रहे हैं। तो यूडीसीपीआर आने से अगर हाई राइज़ बनेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ-साथ आपको इंटरनल रोड पे फ़ोकस करना होगा। जो डीपी प्लान पे रोड दिख रहे हैं, उसे ग्राउंड पे उतारना भी होगा। उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा तो लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने सौदागर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिले और हमें मिले आपका प्रोत्साहन। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।